हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्लास 24 RS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की कक्षाएं आप लोग ले रहे हैं। कि जैसा कि आज की क्लास के बारे में हमने बताया था कि हमने मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन पढ़ा, उसमें कुछ क्षेत्रीय राज्यों के उदय के बारे में भी पढ़ा। तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं पहले से, चाहे वो किसी भी स्टेट PCS में हो, कभी भी RS में भी आ सकता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम फटाफट से क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पंजाब और मैसूर डायनेसिटी से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें कुछ याद रखनी है, उनको हमने क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो फटाफट से क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे कंसेप्ट क्या होंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे। और हमें ये भी इससे समझ में आ जाएगा कि भाई ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ों को हमको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। शुरू कर रहे हैं हम इस सेशन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द पंजाब एंड द मैसूर डायनेसिटीज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा 10 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा, उसको सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। ठीक है, और फिर हम इसके सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो ये है, रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा स्थान सम्मिलित था। राजा रणजीत सिंह का नाम आप जानते हैं, तो क्वेश्चन है रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन 2 काबुल, नंबर 3 इज मकराना एंड ऑप्शन 4 इज श्रीनगर। फटाफट से 10 सेकंड में सभी लोग आंसर दो। सभी लोग, पवन जी, रेनू जी, सब बताइए फटाफट से कि क्या आंसर है इसका। आप सब लोगों ने, जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है, तो जरूर से आप पुराने लेक्चर्स देखिए, जहां से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। कहां पे आया हुआ सवाल है, यूपी PCS मेंस में आया हुआ सवाल है। तो रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित कौन सा था, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है श्रीनगर। नंबर 4 इज करेक्ट, दैट इज श्रीनगर। अच्छा, थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन भी हम इन क्वेश्चंस के साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। कि जैसा कि हम जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, तो महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है 13 नवंबर। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म होता है 13 नवंबर 1780 में। क्लियर है बात। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण चीज क्या है महाराजा रणजीत सिंह के समय, वो है अमृतसर की संधि। रिवाइज करा रहे हैं आपको, अमृतसर की संधि कब हुई थी, 1809 में। कब होती है, कब हुई थी, 1809 में क्या हुई, अमृतसर की संधि हुई। याद करिए, लेक्चर्स में बात की थी कि उन्होंने संधि कर ली, जिससे लगभग 30 साल तक का उन्होंने राज्य निर्विवाद रूप से कर लिया। ठीक है, ये बात हो गई थी। अमृतसर की संधि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के समय। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह 1818 में क्या जीतते हैं, 1818 में जीत लेते हैं मुल्तान, 1819 में जीत लेते हैं कश्मीर को, और इसके अलावा ये 1834 में जीत लेंगे पेशावर को। 1818 में जीत रहे हैं मुल्तान को, 1819 में जीत रहे हैं कश्मीर को, और 1834 में जीत रहे हैं पेशावर को। तो रणजीत सिंह के राज्य में कौन सा स्थान भी शामिल हो गया है, आंसर 4 इज श्रीनगर। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको भी याद रखना है अपने को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। मैंने बताया था आपको, मिसल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS में पूछा हुआ है, और भी बहुत एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको। तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, बताइए फटाफट से। कौन सी मिसल है, संधावालिया मिसल है क्या, हलूवालिया मिसल है क्या, रामगढ़िया मिसल है क्या, या फिर कौन सी मिसल है, सुक्कर चकिया मिसल। फटाफट से आंसर दीजिए। थोड़ा फास्ट सेशन लेंगे आज हम ये, ठीक है, टाइम थोड़ा लिमिटेड है आज के लिए। तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, बिल्कुल सही बता रहे हैं, ज्यादातर लोग आंसर एकदम सही बता रहे हैं, सुक्कर चकिया मिसल। मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि सवाल महाराजा रणजीत सिंह से ज्यादा बनते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्या बोल रहा है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी पटियाला, ऑप्शन सी लाहौर और ऑप्शन डी कपूरथला।
फटाफट से इसका आंसर दो 10 सेकंड के अंदर। ओके, तो क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है, बताओ, लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? लाहौर थी। अच्छा, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में? याद हो तो आपको हमने बात की थी 1798 ईस्वी की बात है। 1798 ईस्वी की बात है। अफगानिस्तान में कौन था? जमान शाह। बात की थी ना, जमान शाह कौन है? अब्दाली, अब्दाली का पौत्र है, ठीक है, जमान शाह है। अब जमान शाह क्या करता है 1798 में? ये करता है पंजाब पर अटैक, ठीक है, जमान शाह पंजाब पे अटैक करता है। इसके बाद में हमने वो कहानी सुनी थी, कौन सी कहानी थी? कि तोपें रह जाती हैं, उसकी तोपें, चिनाब नदी में उफान आ गया, तोपें रह जाती हैं। अब ये जो तोप हैं इनको देने के लिए वापस जाते हैं कौन? महाराजा रणजीत सिंह वापस जाते हैं और 1799 में खुश होकर के लाहौर को जमान शाह किसको दे देता है? महाराजा रणजीत सिंह को दे देता है। क्लियर हो रही है बात? कि तोपें चिनाब में फंसी रह गई थी, उसको वापस करने लाहौर गए, तो उनकी सेवा के बदले में खुश होकर के 1799 में लाहौर को क्या कर देगा? दे देगा कि भाई आप रख लो। और 1799 में लाहौर को महाराजा रणजीत सिंह क्या बना लेते हैं? राजधानी बना लेते हैं। क्लियर है बात यहां से? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना करी? क्या है? किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना करते हैं? यूपीपीसीएस प्री 2021 रिसेंटली पूछा गया यूपी में कि राजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना करी? ऑप्शन ए है आपका अमृतसर, ऑप्शन बी लाहौर, सी है फिरोजपुर और नंबर डी पर है मुल्तान। तो क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बताइए मुझे। क्या आंसर है इसका? फिरोजपुर कौन बता रहा है भाई? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपने अदालते आला नहीं सुना हो, नहीं सुना होगा यार अदालते आला क्या है। तो इतना तो हम लॉजिक लगा ही सकते हैं ना कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी, तो वहीं पर तो कहीं ना कहीं न्यायिक विभाग होगा। तो यदि इनमें से आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप थोड़ा लॉजिक यूज करके कि बता सकते हो क्या है? लाहौर। क्लियर है बात? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लाहौर। अदालते आला की स्थापना रणजीत सिंह कहां कर रहे हैं? लाहौर में कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, एक बार देख लेंगे तो ध्यान आ जाएगा। चलो, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? क्या पूछ रहे हैं? सिख राज्य के अंतिम राजा कौन थे? बहुत सिंपल सवाल है यार। कहाँ पूछा गया है? यूपी में ज्यादा पूछते हैं ये, ठीक है, आरएस में भी पूछ सकते हैं यार, कभी पूछ लें, हमने पढ़ा है तो हमें उसको चेक करना है। चलो, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह था क्या? शेर सिंह था क्या? नवनिहाल सिंह था क्या? या फिर दलीप सिंह था? भाई राजा तो हैं, बताओ फटाफट से कौन सा है? सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहुत सिंपल सवाल है। चलो, इसका आंसर है राजा दलीप सिंह। क्लियर हो रही है बात? राजा दिलीप सिंह है। राजा दिलीप सिंह के ऊपर और सवाल भी आएगा और इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम वहां डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस 2010। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में कौन सा एक कथन सत्य है? कथन पढ़ लेते हैं फटाफट से। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। अंत्येष्टि कहाँ बता रहे हैं? नासिक में। अच्छा, उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा और वह कभी भी रूस नहीं गए। देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है कि यदि कोई बहुत डिटेल में जाके पूछेगा ना, वहां से बन सकता है, ठीक है। तो इसको, ये ऐसे क्वेश्चन है, यदि ये फैक्ट पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। चलिए अब इस सवाल को देख लेते हैं हम। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए फटाफट से मुझे, इसका आंसर क्या है?
क्या बता रहे हैं आंसर, फटाफट बताओ, आगे बढ़ेंगे फिर हम। देखो इसका सही आंसर है नंबर 1। 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, ये आंसर सही है। देखो मैं आपको महाराजा दिलीप सिंह के बारे में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। देखो उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो सिख धर्म को छोड़ करके बाद में ईसाई बन चुके थे, अंग्रेजों के नियंत्रण में एक तरह से आ चुके थे और उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। वह कभी रूस नहीं गए थे तो रूस गए थे। भाई ऐसे नई वाले स्टेटमेंट है, तुक्काबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे, यहाँ तो फैक्ट है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई थी, इनकी अंत्येष्टि हुई थी इंग्लैंड में ही, क्योंकि ये वहीं चले गए थे यहाँ से। क्लियर है बात। तो ये स्टेटमेंट सही है, 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल भी रणजीत सिंह से ही है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। बहुत अच्छे से बताया लेक्चर के अंदर कि कोहिनूर हीरा कैसे प्राप्त किया और उसकी क्या कहानी है। बिहार पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है, पहले का बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? क्या शाह सूजा से प्राप्त किया था, या जमान शाह से प्राप्त किया था, या दोस्त मोहम्मद से प्राप्त किया था, या फिर शेर अली से प्राप्त किया था? बताओ ये फटाफट से आंसर दीजिए इसका। जमान शाह, शाह सूजा, दोस्त मोहम्मद और शेर अली, बताओ फटाफट से। अच्छा आप ये बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये चीज मिस हो गई है थोड़ी सी। हाँ ये चीज ठीक नहीं है। अब्दाली का पौत्र नहीं है जमान शाह, ये तो उस समय का वहां पे राजा है। ठीक है चलिए वापस से क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये हो गया। चलिए सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे? तो इसका आंसर है, सब लोगों को आता है, ये तो हमने पढ़ा है क्लास में, शाह सूजा से। शाह सूजा वाली कहानी याद आ रही है क्या? शाह सूजा अब्दाली का पौत्र 1809 में विस्थापित हो जाता है। कौन विस्थापित करता है? भाई है शाह मोहम्मद। शाह मोहम्मद और दोस्त मोहम्मद का नाम सुना था? शाह मोहम्मद और दोस्त मोहम्मद इसको क्या करते हैं? निष्कासित कर देते हैं। इसलिए 1809 में किसके पास में आता है? ये आएगा विस्थापित होकर के और महाराजा रणजीत सिंह के पास आएगा कि भाई मेरी मदद कर दो, मुझे वापस से काबुल दिला दो। और इसलिए ये क्या करता है? पेशकश करता है कोहिनूर हीरे की। लेकिन आप जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह दो शर्त रखते हैं उसके सामने कि भाई जो गौवध है तुम्हारे अफगानिस्तान में इसको बंद कर दो, और सौराष्ट्र के जो मंदिर के किवाड़ तुम ले गए थे उन्हें वापस कर दो। हिंदूवादी बातें की, ये उन चीज को पूरी नहीं कर पाता, तो रणजीत सिंह क्या करते हैं? वापस भेज देते हैं। तो इसका आंसर है शाह सूजा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली? स्टेटमेंट के ऊपर सवाल है कि महाराजा रणजीत सिंह, या महाराजा शेर सिंह, महाराजा दलीप सिंह, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? बताइए फटाफट। ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो आप जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह के बारे में, सहिष्णु राजा थे, टॉलरेट करने वाले राजा थे। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है महाराजा रणजीत सिंह। इसका मतलब यदि सिख अंपायर से, पंजाब की डायनेसिटी से यदि सवाल आएगा तो मोस्टली महाराजा रणजीत सिंह से ही आएगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आ रहे हैं मैसूर डायनेसिटी से। सवाल है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? बहुत ही सिंपल सवाल है, बिहार पीसीएस में पूछा गया है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी बंगलोर, और ऑप्शन सी है कोयम्बटूर में। फटाफट से आंसर दे दीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया है।
ज्यादातर लोग सही बता रहे हैं इसका आंसर है श्रीरंगपट्टनम। कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिन्होंने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने ये कि एम्बेसीज किसने स्थापित की थी। आईएएस प्री में भी पूछा हुआ सवाल है और यूपीपीसीएस में भी पूछा हुआ सवाल है कि किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से अपने दूतावास बनाना स्टार्ट किया था। ऑप्शन ए हैदर अली, नंबर बी मीर कासिम, नंबर सी शाह आलम द्वितीय और नंबर 4 पर है टीपू सुल्तान। फटाफट आंसर करिए इसका कि आधुनिक पद्धति से अपने दूतावास कौन बनाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। विदेश में आधुनिक पद्धति से अपने दूतावास किसने स्थापित किए? बिल्कुल ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हैं। आंसर है टीपू सुल्तान। कि टीपू सुल्तान इस प्रकार का आगे की तरफ, भविष्य की तरफ देखने वाला राजा था और उसने विदेशों से भी मदद लेने की कोशिश की थी अंग्रेजों के खिलाफ। फ्रेंच के बारे में आप जानते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया टीपू सुल्तान। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां पर हराया था? बताइए 1780 में कहां पर हराया था? हैदराबाद में, पोल्लीपुर में, सेरिंगपट्टनम में या फिर निजामाबाद में? बताइए फटाफट से। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहां पर हराया था? आंसर दीजिए इसका। चलिए इसका आंसर है पोल्लीपुर में। इसका कंसेप्ट मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं। देखिए टीपू सुल्तान है ना, टीपू सुल्तान 1780 में, ये टीपू सुल्तान क्या करता है? कर्नाटक पर अपना आक्रमण करता है। कहां पे आक्रमण कर रहा है? ये आक्रमण कर रहा है जुलाई 1780 में कर्नाटक पर। कर्नाटक में उस समय अकार्ट नाम का क्षेत्र हुआ करता था। तो ये क्या करता है? अकार्ट पर अपना अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? अकार्ट को जीत लेता है टीपू सुल्तान, ठीक है। और इस युद्ध में ये किसको हराता है? मुनरो की सेना है, मुनरो जो है उसकी सेना को ये हराएगा और इसी युद्ध को कहा जाता है पोल्लीपुर। पोल्लीपुर का युद्ध है। क्लियर हो रही बात? कर्नाटक का युद्ध पूछ ले तो भी यही है, अकार्ट का युद्ध पूछ ले या फिर पोल्लीपुर का युद्ध पूछ ले, एक ही बात। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी अंग्रेजों ने? बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्ले, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान और चौथा है नंदराज। देखो जो ये वॉर्स है ना, इनको हम बहुत डीपली अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी बताइए आइडिया लगा के श्रीरंगपट्टनम का संबंध किससे है? श्रीरंगपट्टनम की संधि किससे हो सकती है? चलो एक बार इस क्वेश्चन को हम करेंगे, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। जो एंग्लो मैसूर वॉर हुए थे ना, उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, जब पढ़ेंगे इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सवाल पूछा है तो उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि जो पहला अंग्रेज और मैसूर के बीच में जो युद्ध हो रहा है वो कब हो रहा है? 1767 से लेकर और 1769 के बीच में हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? 1767 से 1769 का समय है। अब इन युद्धों में इंपॉर्टेंट चीज कौन है कि इनके कौन वायसराय थे? तो वायसराय की बात कर लेते हैं। यहां पर वायसराय था वेरेल्स्ट, वेरेल्स करके यहां पर क्या था? वायसराय था। और इसके बाद में 1469 में जब एक तरह से ये युद्ध समाप्त होता है तो यहां पर कौन सी संधि होती है? मद्रास की संधि होती है। इंपॉर्टेंट है।
कभी सवाल पूछ ले कि भाई मद्रास की संधि का संबंध किससे है, तो ये है पहले एंग्लो मैसूर वॉर से। क्लियर है बात, मद्रास की संधि। अच्छा, इसी प्रकार से हम बात करेंगे द्वितीय एंग्लो मैसूर वॉर की, कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ। तो इसका टाइम पीरियड है 1780 से लेकर के और 1784। 1780 से 1784। इस समय गवर्नर कौन है? इस समय गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर है। जिस प्रकार मद्रास की संधि हुई, इसी प्रकार ये युद्ध रुकेगा 1784 में। 1784 में ये युद्ध रुकेगा और इसको कहा जाता है मैंगलोर की संधि। इसको कहते हैं मैंगलोर की संधि। ठीक है, सवाल आ जाए मैंगलोर की संधि का संबंध किससे है, तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर से है। ठीक है, इसके बाद में बात करें यदि हम थर्ड वॉर की, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर की यदि मैं बात करूं तो कब हो रहा है? 1790 से लेकर के और 1792 का समय है एंग्लो मैसूर वॉर। और आपको बिल्कुल याद होगा कि इस समय कौन थे? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इसमें वायसराय है। और फाइनली 1792 में श्रीरंगपट्टनम की क्या होती है? संधि होती है। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ध्यान आ रहा है। उसके बाद में टीपू सुल्तान लड़ेगा। अब ये जो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि होती है ना, इसमें जो टीपू सुल्तान है उसको क्या करना पड़ता है? युद्ध का कुछ हर्जाना भरना पड़ता है और अंग्रेजों को अपने भाग का कुछ पार्ट देना पड़ता है। ठीक है, और इसके बाद में फाइनली लास्ट यदि हम बात करें तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध ये हो रहा है 1799 में। कब हो रहा है? 1799 में। यहाँ पे वायसराय कौन है? लॉर्ड वेलेजली है। लॉर्ड वेलेजली है। और ये फाइनली युद्ध खत्म हो जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ में। ठीक है, जब हम अच्छे से पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर युद्ध तो इसको और अच्छे से याद कर लेंगे, पर अभी इंपॉर्टेंट है समझना। पहला युद्ध 1767 से 69, वर्लिस्ट कौन है यहाँ पर? वायसराय है। ठीक है, इसके बाद में मद्रास की संधि यदि पूछ ले तो मद्रास की संधि का संबंध किससे है? पहले एंग्लो मैसूर वॉर से है। सेकंड की बात करूं तो 1780 से 84 वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, 1784 में कौन सी संधि होती है? मंगलोर की संधि, इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 में कॉर्नवालिस इस समय पर और श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और फाइनली 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु। और इस समय कौन है? वेलेजली। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो क्लियर हो रहा है, श्रीरंगपट्टनम। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किसके साथ में करेगा? भाई टीपू सुल्तान के साथ में, क्योंकि हैदर अली तो उस समय पर मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आंसर क्या है? टीपू सुल्तान। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे जाते हैं? अभी पढ़ा है, फटाफट आंसर दे दो इसका। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे जाते हैं? तो अभी अभी देखा है हमने, क्या है? 1799 चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है यार, थोड़ा नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखो फटाफट देख लेते हैं कि क्या सवाल पूछा है। 2014 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ। दूसरे में क्या बोल रहा है? हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया। ठीक है, तीसरा बोल रहा है टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। ठीक है, और चौथा क्या बोल रहा है? टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। तो बताओ फटाफट से। देखिए सुमेलित है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है चौथा, कि चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित होते हैं और युद्ध के मध्य दिवंगत हो जाते हैं। पहले में हैदर अली जीता था, पता है आपको। दूसरे में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। फिर इसको किसने टेक ओवर कर लिया था? टीपू सुल्तान ने। इसके बाद में जो तीसरा युद्ध होता है वहां पर टीपू सुल्तान जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, तो ये गलत चीज है। इसको अपना भूभाग अंग्रेजों को देना पड़ गया था। बात क्लियर है? तो इसका आंसर है चौथा। आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप के सवाल हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में
कौन विजयी हुआ? तो इसमें कौन विजयी होता है? क्लियर है आंसर? हैदर अली। हैदर अली यहां पर जीत जाते हैं। ठीक है, हैदर अली जीत जाते हैं। याद आ रहा है? मद्रास की संधि, मद्रास की संधि होती है, हैदर अली जीतते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने करी थी? बताओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी पूछा गया है यूपीपीसीएस 2020 के अंदर कि डिंडीगुल में, मैसूर में एक फैक्ट्री जो आधुनिक शस्त्रागार है, ये हमने पढ़ते टाइम डिस्कस किया था अच्छे से। तो इसकी स्थापना किसने करी थी? ए नंदराज, बी हैदर अली, सी देवराज और डी चिक्का कृष्णराज। नाम याद आ रहे होंगे सारे आपको अब। तो इसका आंसर क्या है? हैदर अली। क्लियर है? डिंडीगुल मैसूर में आधुनिक शस्त्रागार कौन करेगा? हैदर अली करेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? यह क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। ठीक है, पता ही है कहां पर है? श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी भाई? श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब पानीपत के युद्ध के बारे में देख लो थोड़ा सा, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आईएएस प्री 2004 का सवाल है, इंपॉर्टेंट है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा स्टेटमेंट है, तीसरा आंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। ठीक है, अगला क्या है? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। तो इसमें बताइए कौन कौन से कथन सही हैं? प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से। तो देखो यहीं से क्लियर हो गया, पता है बहुत अच्छे से भाई। 1761 अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी को थोड़ा ना पराजित किया था, यहाँ थे सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, तीसरे आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी क्या? अरे भाई कहाँ हुई है? चौथे में हुई है उनकी, तो 1799 में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर से मिलकर षड्यंत्र किया था, तो केवल यही सही है। जब प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे तब देख लेंगे। चलो आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, कुछ संधियों के बारे में है। सबसे पहले इलाहाबाद की संधि, उसके बाद में मंगलौर की संधि, नंबर 3 पे सालबाई की संधि और नंबर 4 पर मद्रास की संधि। अब मैंने आपको चारों एंग्लो मैसूर युद्ध पढ़ाएं, तो उसमें से देखकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप आंसर दो, मैं बताता हूं इसके बारे में। इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर की संधि, सालबाई की संधि और मद्रास की संधि। बताओ फटाफट से इसका आंसर दो, क्या इसका आंसर होगा? देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इलाहाबाद की संधि है, देखो आपको पता है मंगलौर की संधि और मद्रास की संधि, मद्रास की संधि का संबंध याद आ रहा है किससे? बताओ। मद्रास की संधि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हो रहा है? 1769। नंबर 3 तो यहीं से क्लियर हो गया अपने पास में। ठीक है, इसके अलावा मंगलौर की संधि, मंगलौर की संधि कब हो रही है भाई? याद आ रहा है क्या? दूसरा युद्ध, ये 1784 का। तो यदि इससे ही देख लें तो हमारे पास में 2 और 3 मिल गए। तो वैसे तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया, आंसर मिल गया हमको। ठीक है, ये संधि हमने पढ़ ली। थोड़ा सा इलाहाबाद की संधि के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट संधियां इसके अंदर पूछी गई हैं। ठीक है, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है बेसिकली 12 अगस्त। इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त। और कब होती है इलाहाबाद की संधि? क्या बता रहे हैं आप? अच्छा सही है, 12 अगस्त 1765 में पहली इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, इसमें एक साइड है अंग्रेज और एक साइड मुगल एम्परर है। उसका क्या नाम है? उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी संधि होती है और वो होती है 16 अगस्त 1765 और इसमें एक तरफ है अंग्रेज और दूसरी तरफ कौन है? अवध का राजा। कौन है अवध का राजा? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला।
ये जब पढ़ेंगे ना हम तो इसको और ढंग से देख लेंगे, इलाहाबाद की संधि जब हमारे सामने आएगी। ठीक है, तो 1765 में कौन सी हो गई है? इलाहाबाद की संधि। अब बची सालबाई की संधि। तो सालबाई की संधि के बारे में मैं आपको बता दूं कि सालबाई की जो संधि है 1782 में, तो सालबाई की संधि का संबंध है एंग्लो मराठा वॉर से। ठीक है, जब हम एंग्लो मराठा वॉर पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो मैं आपको ये चीज बता दूं कि जो पहला एंग्लो मराठा वार हो रहा है, एक बार देख ही लेते हैं, यहाँ पे सवाल आ गया। तो पहला एंग्लो मराठा वार जो हो रहा है वो उसका समय है 1775 से 1782। तो पहले युद्ध के समय जो संधि हो रही है वो कौन सी है? सालबाई की संधि हो रही है। ठीक बात है, सालबाई की संधि हो गई 1775 से 1782 के समय जो पहला युद्ध हो रहा है उसमें कौन सी संधि हो रही है? सालबाई की संधि हो रही है। इसके बाद में दूसरी जो युद्ध हो रहा है वो कब से कब तक हो रहा है? 1802 से लेकर 1805 में। कब हो रहा है? 1800 लगभग, मतलब 2-3 के आसपास का ही समय है। ठीक है, 1803 से लेकर के 1805 का दूसरा एंग्लो मराठा वॉर हो रहा है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट संधि होती है वो कौन कौन सी हैं, जब पढ़ेंगे तब और देख लेंगे। एक तो है राजगढ़ की संधि। कौन सी संधि है? राजगढ़ की संधि। और एक संधि है वो है देवगांव की संधि। तो अगर ये सवाल पूछ ले कि भाई राजगढ़ की संधि और देवगांव की संधि का संबंध किससे है, तो वो है सालबाई की संधि से। बात क्लियर हो रही है? एंग्लो मराठा वॉर देख लिया हमने, पहला और दूसरा। और इसके बाद में जो थर्ड बैटल होता है, तीसरा, थोड़ा जल्दी ले रहे हैं हम इन चीजों को, है ना, जब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे। 1817 से लेकर और 1819 के समय पर तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है। तो ये चीज समझ में आ गई? क्लियर हो रही है यहां से बात? चलो, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आज का आपके सामने। इन कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? फटाफट से बता दो कौन सा कथन सही नहीं है। तो कथन मैं बोल देता हूं, फटाफट से आ जाएगा आपको याद। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। किसने? अली मर्दान खान। दूसरा स्टेटमेंट है महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई के कारखाने स्थापित किए। नंबर 3 है आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया। और चौथा है मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। आईएएस प्री में पूछा हुआ सवाल है। तो लास्ट सवाल है आज का, फटाफट से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बताओ। देखो, ये तो आपको पता ही होगा, हमने बात कर ली पहले से ही। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी जो मंदिर था उसमें देवी शारदा की मूर्ति का पुनर्निर्माण के लिए पैसे दिए थे, याद आ रहा है? मराठास ने तोड़ दी थी, उसके लिए वापस पैसे दे रहा है कौन? टीपू सुल्तान। क्लियर हो रही है बात? इसके अलावा बात करूं सवाई जयसिंह की, तो आपने नाम सुना होगा जंतर मंतर का, वो भी कौन बना रहा है? जयसिंह। तो जयसिंह ने ये काम किया था कि जो यूक्लिड के रेखागणित के तत्व थे उनका संस्कृत में अनुवाद किया था। बहुत ही क्रांतिकारी राजा था जयपुर का सवाई जयसिंह, जिसने एस्ट्रोनॉमी के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर उस समय पर महत्वपूर्ण कार्य किए, सवाई जयसिंह। ठीक है, 5 वेधशालाएं बनवाई थी, जंतर मंतर जयपुर में भी है, घूमने आते हैं लोग। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाना स्थापित किया। पता है आपको, लाहौर में किया था, यह भी सही है। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करी। तो राजस्व कृषि पद्धति तो प्रारंभ की थी, पर ये गलत है भाई। अली मर्दान खान नहीं है, अली मर्दान खान नहीं है। याद आ रहा है नाम? एक क्या नाम है? मुर्शिद कुली खान ने की थी। मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था, याद आ रहा हो तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की। क्लियर है? तो आज हमने मराठा एम्पायर, आज हमने सिख एम्पायर और बेसिकली मैसूर डायनेसिटी से
जो इंपॉर्टेंट सवाल अभी तक आए हुए हैं डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में वो देखें। तो इससे आपको दो चीज़ समझ में आ गई होगी, एरिया समझ में आ रहा होगा कि कहाँ से सवाल बनते हैं, युद्ध से सवाल बनते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर हो गई, चाहे एंग्लो मराठा वार हो गई, एंग्लो सिख वार हो गई, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है ना। यहाँ से सवाल आते हैं। यदि आप सिख डायनेसिटीज की बात करो तो रणजीत सिंह से सवाल आते हैं, दलीप सिंह से सवाल आते हैं। तो इन क्वेश्चंस को करने से हमें क्या पता चलता है कि हाँ, पढ़ तो पूरा रहे, एक बार के लिए हम पूरा पढ़ेंगे, पर इस एरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेट हमको करना है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।